हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम ट्यूटर के इस नए सेशन में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 मिसलेनियस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट को। ये जो 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट में, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में लिए गए हैं। तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा और इस प्रैक्टिस सेट को अपने एग्जाम से पहले का एग्जाम मान करके जो है परफॉर्म कीजिएगा और देखिएगा कि इन 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अब बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोलिंगला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मोलिंगला दर्रा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, मोलिंगला पास जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है मोलिंगला पास। और कौन कौन से पास हैं जो कि स्थित हैं उत्तराखंड में और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो देखिए, माना पास ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। लिपू लेक पास ये भी कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट है सिनला पास भी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। उल्टा धुरा पास ये भी कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में है। इसके अलावा एक और है बलास पास, ये भी कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में है। तो ये सब जो हैं पास ये उत्तराखंड में स्थित है और याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में कौन कौन से पास स्थित हैं? तो देखिए, नाथुला पास ये कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। इसके अलावा जेलेपला पास ये कहाँ पर है? ये भी सिक्किम में स्थित है। बात करें अगर मणिपुर की, तो मणिपुर में जो है कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट पास नहीं है। अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में स्थित है खारदुंगला पास और इसके अलावा चांगला पास ये सब कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। इसके अलावा एक और है पेंसिला पास, ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी लद्दाख में स्थित है। और जोजिला पास ये भी कहाँ पर स्थित है? ये भी लद्दाख में स्थित है। तो ये सब जो पास हैं, दर्रे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको पता होने चाहिए कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मोलिंगला पास जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द एंडेंजर्ड क्रीचर सी काऊ फाउंड। संकटपन्न जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, सी काऊ को जो है डुगोंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डुगोंग भी कहा जाता है। और ये भारत में कहाँ कहाँ पर मिलती है? तो देखिए, मन्नार की खाड़ी में ये पाई जाती है। गल्फ ऑफ मन्नार में जो है ये सी काऊ या डुगोंग पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? तो पाक की खाड़ी में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है ये डुगोंग। तो देखिए, गल्फ ऑफ मन्नार जो है हमें ऑप्शन में दिया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निमाड़ी इज ए ब्रीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। निमाड़ी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? तो निमाड़ी जो है ये गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? निमाड़ी जो है ये एक काऊ की नस्ल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर्स हैज़ द हाईएस्ट आयरन कंटेंट। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का सर्वाधिक अंश होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा लोहे का अयस्क है जिसमें लोहे की मात्रा जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो देखिए, जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट में जो लोहे का अंश है, भाग है, वो 60 से 70% पाया जाता है। कितना? 60 से 70% जो है इसमें लोहा पाया जाता है। सिडेराइट की अगर बात करें तो सिडेराइट में जो है लगभग 48% जो है लोहे की मात्रा होती है। मैग्नेटाइट की अगर बात करें तो मैग्नेटाइट में जो है 72% लोहा पाया जाता है। लिमोनाइट की अगर बात करें तो लिमोनाइट में जो है 40 से 60% तक जो है लगभग लोहे का अंश होता है। अब देखिए, इसमें आप बता सकते हैं अब आंसर इजीली कि मैग्नेटाइट में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है लोहे की, जो कि होती है 72%।
50% के आसपास। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मैग्नेटाइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स इज यूज्ड एज साइड मिरर्स इन व्हीकल्स। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वाहनों में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का, यानी कि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किन जगहों पे किया जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब बड़ी वस्तुओं को छोटी जगह में देखना होता है तो तब हम जो है कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो किस किस में किया जाएगा, तो वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, और स्ट्रीट लाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और किसमें, मैग्नीफाइंग जो ग्लास होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, और सोलर कुकर में जो है कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें अगर कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कब किया जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब हमें दूर की जो वस्तु होती हैं, दूर की वस्तुओं को बड़ा और स्पष्ट देखना होता है, तब हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो किस किस में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में, और रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, टेलीस्कोप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और शेविंग मिरर जो होते हैं, शेविंग मिरर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हेडलाइट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हेडलाइट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो फ्लैश लाइट्स होती हैं, फ्लैश लाइट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और डेंटल में डॉक्टर जो हैं इसका इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव मिरर का। तो याद रखिएगा, वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं उसमें कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इनमें से ऐसी कौन सी है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि जो एक्स रेज, गामा रेज होती हैं, ये कैसी वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या हैं, तो ये साउंड वेव्स होती हैं। बीटा रेज क्या है, तो ये रेडियो एक्टिव डिके हैं। और कैथोड रे क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, कैथोड रे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स की फास्ट मूविंग एक स्ट्रीम होती है जिसे कैथोड रेज कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें एक्स रेज क्या है, एक्स रेज जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड विजिबल रेडिएशन। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो विजिबल रेडिएशन की खोज की थी आइजैक न्यूटन ने। किसने, आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है विजिबल रेडिएशन की खोज की गई थी। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी न्यूटन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द यूनियन ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है, तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है ये राज्यों का संघ होगा। भारत को जो है राज्यों का संघ बताता है अनुच्छेद 1, जिसमें राज्यों के क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश जो है शामिल होंगे। तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा सम्मिलित होगा यूनियन ऑफ स्टेट्स में। तो देखिए, इसमें स्टेट्स भी होते हैं और यूनियन टेरिटरीज यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है इसमें दोनों शामिल होंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सिटी वॉज द फ्लैग सत्याग्रह और ध्वज सत्याग्रह ऑफ 1923 हेल्ड। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, 1923 का जो झंडा सत्याग्रह था या ध्वज सत्याग्रह था ये किस किस शहर में आयोजित किया गया था। तो नागपुर में और जबलपुर में, इन दो शहरों में जो है इसे आयोजित किया गया था। हालांकि भारत के अन्य शहरों में भी आयोजित किया गया था, लेकिन इन दो शहरों में जो है मेनली इसको आयोजित किया गया था। नागपुर में जो है 1 मई 1923 को इसको आयोजित किया गया था, और जबलपुर में इसे 18 जून 1923 को जो है इसको अखिल भारतीय झंडा दिवस के रूप में मनाया गया था जबलपुर में। तो देखिए, जबलपुर का तो इसमें ऑप्शन नहीं है, नागपुर दिया है, तो आंसर यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, नागपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
व्हेन वॉज द राजमन्नार कमेटी फॉर्म्ड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू इम्प्रूव सेंटर स्टेट रिलेशंस। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है केंद्र राज्य संबंधों में सुधार लाने के लिए राजमन्नार समिति का गठन किया गया था। और इस समिति का गठन कब किया गया था? तो 1969 में। 1969 में जो है राजमन्नार समिति का गठन किया था तमिलनाडु सरकार ने। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स नेशनल इमरजेंसी वॉज नॉट इम्पोज्ड इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था? तो देखिए यहाँ पर कुछ ईयर दिए हुए हैं, इसमें पूछा है कि इनमें से किस वर्ष में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, भारत चीन युद्ध के दौरान जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया था। और 1975 से 1977 तक जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और इस समय जो है देश में आंतरिक अशांति का माहौल था, इसी वजह से जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। तो इन तीनों वर्षों में जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था, लेकिन 1965 में कोई भी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1965। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स हैव बीन इलेक्टेड सो फार हु हैव प्रीवियसली बीन राज्यसभा मेंबर्स। अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं? तो अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं? तो 4 ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो कि पहले राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। कौन कौन से? तो इंदिरा गांधी हुई हैं, इंद्र कुमार गुजराल हुए हैं, HD देवगौड़ा हुए हैं और मनमोहन सिंह। ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच आर्टिकल द राज्यसभा कैन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो इनमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो ये है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 के तहत जो है राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु यानी कि कानून बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। आर्टिकल 248 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 248 जो है ये संसद की अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बात करता है, यानी कि रेजिडुअल पावर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 250 की बात करें तो आर्टिकल 250 में दिया गया है कि यदि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाने की जो संसद की शक्ति है उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 250। आर्टिकल 251 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 251 जो है ये संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति के मामलों में प्रावधान से संबंधित है आर्टिकल 251। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी आर्टिकल 249। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस वॉज गिवन बाय विच कमिटी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई थी? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो अवधारणा है ये दी गई थी लक्ष्मीकांत झा कमेटी के द्वारा। लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा दी गई थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वॉज द जेंडर बजट प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? तो भारत में पहली बार जेंडर बजट जो है ये 2005-2006 में पेश किया गया था। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005-2006। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायमेंशंस ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें शामिल होता है हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, एजुकेशन यानी कि शिक्षा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि जीवन निर्वाह स्तर जो है इसमें शामिल होता है, लेकिन इसमें वेल बीइंग यानी कि खुशहाली जो है इसमें शामिल नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वेल बीइंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनविजिबल एक्सपोर्ट, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनविजिबल एक्सपोर्ट का मतलब जो है ये माल या वस्तुओं के व्यापार से संबंधित नहीं है। इसमें सर्विस सेक्टर जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टिंग और टूरिज्म, ये सर्विस सेक्टर जो है इसमें इंक्लूड होते हैं अदृश्य निर्यात में, यानी कि इनविजिबल एक्सपोर्ट में। तो ये किससे संबंधित है, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से संबंधित है, ये माल या वस्तुओं के व्यापार से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड गांधी जी स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था। तो गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये 1940 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 1940 में जो है गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस आफ्टर द त्रिपुरी क्राइसिस, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो त्रिपुरी संकट के बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वॉज द फेमस सिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ्स एट द टाइम ऑफ ह्वेनसांग विजिट टू इंडिया, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन सा था। तो ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय जो है सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर था मथुरा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मथुरा जो है उस समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द ऑथर ऑफ कथा सरित सागर, कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे। तो कथा सरित सागर के रचयिता थे सोमदेव। कौन थे, सोमदेव जो है कथा सरित सागर के रचयिता थे। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हड़प्पन साइट वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर, कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था। तो इनमें से ऐसा कौन सा हड़प्पन साइट है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित था। तो देखिए कालीबंगा, कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित था। बात करें बनोली की, तो बनोली किस नदी के किनारे स्थित था। तो ये सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। चन्हुदारो की बात करें तो चन्हुदारो जो है ये इंडस रिवर के किनारे स्थित था। किसके किनारे, इंडस रिवर के किनारे। चन्हुदारो हो गया और मोहनजोदारो, ये जो दारो वाले हैं ना, ये इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। याद रखिएगा। धोलावीरा किस नदी के किनारे स्थित था। तो लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे। तो घग्गर नदी के किनारे स्थित था कालीबंगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदयन वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, उदयन किस वंश का शासक था। तो देखिए फ्रेंड्स, उदयन जो है ये हर्यक वंश का शासक था। किसका, हर्यक वंश का शासक था उदयन। उदयन जो है ये अजातशत्रु का पुत्र था और ये मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने वाला जो है ये पहला शासक था। याद रखिएगा किस वंश से संबंधित था, तो हर्यक डायनेस्टी से। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है ये लाहौर थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लाहौर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज मेड ऑफ ब्रिक्स, निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है। तो ईंटों से बना हुआ मंदिर इनमें से कौन सा है। तो भीतरगांव टेम्पल, भीतरगांव का जो मंदिर है ये ईंटों से निर्मित है और ये कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है भीतरगांव टेम्पल। इसका एक एग्जाम्पल और भी है ईंटों से बने हुए मंदिर का, तो वो है महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर ये भी कैसा है, ये भी ईंटों से निर्मित एक टेम्पल है और ये कहाँ पर स्थित है। तो बोध गया में, बोध गया यानी कि बिहार में स्थित है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भीतरगांव टेम्पल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारीख-ए-फिरोजशाही वॉज रिटन बाई होम, तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना की गई थी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। तारीख-ए-फिरोजशाही जो है ये जो पुस्तक है ये दिल्ली सल्तनत के सुल्तान
फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के इतिहास से संबंधित है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तारीख फिरोज शाही जो है ये किससे संबंधित है, तो ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से संबंधित है ये जो पुस्तक है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द कम्युनल अवार्ड अनाउंस्ड? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा जो है ये 16 अगस्त 1932 में की गई थी। 16 अगस्त 1932 में जो है सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी घोषणा जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। और कब की थी? 16 अगस्त 1932 में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द बैटल ऑफ खेड़ा टेक प्लेस? खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स, खेड़ा का ये जो युद्ध है ये किस किस के बीच हुआ था? तो छत्रपति शिवाजी के पोते शाहू और ताराबाई की सेना के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था, खेड़ा का युद्ध। और कब लड़ा गया था? तो अक्टूबर 1707 में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें शाहू की विजय हुई थी। याद रखिएगा कब लड़ा गया था? तो 1707 में जो है ये खेड़ा का युद्ध लड़ा गया था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स स्यूडोपोडिया आर फाउंड फॉर मूवमेंट? निम्नलिखित में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं? तो स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं अमीबा में। ये जो स्यूडोपोडिया होते हैं ये इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, यानी कि चलने में हेल्प करते हैं अमीबा को। याद रखिएगा ये जो है अमीबा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्टर्ड बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली? सरसों किस कुल का पौधा है? तो सरसों जो है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो क्रोसीफेरी से। क्रोसीफेरी फैमिली का पौधा है सरसों। सोलेनेसी में क्या आता है? तो सोलेनेसी में देखिए पोटैटो, आलू, ब्रिंजल यानी कि बैंगन, ये सब जो हैं पोटैटो और ब्रिंजल ये किस में आते हैं? सोलेनेसी में आते हैं। मालवेसी में क्या आता है? तो देखिए कॉटन, कॉटन का जो प्लांट है वो किस में आता है? मालवेसी में आता है। इसके अलावा हिबिस्कस, हिबिस्कस जो है ये भी इसी में आता है। हिबिस्कस मतलब जो गुड़हल का पेड़ है वो भी मालवेसी में आता है। लेग्यूमिनेसी में क्या आता है? तो लेग्यूमिनेसी में जो हमारे लेग्यूम्स है यानी कि जितनी भी हमारी दालें वगैरह हैं वो लेग्यूमिनोसी में आती हैं। तो याद रखिएगा इसमें हमारी जो है पल्सेस आती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, क्रोसीफेरी में आता है जो सरसों का पौधा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटीग्रेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से किसका विघटन नहीं होता है? तो देखिए रेस्पिरेशन पूछा है। रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि जो हम सांस लेते हैं, एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, उससे मतलब नहीं होता है रेस्पिरेशन का, उसे कहा जाता है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का मतलब है कि जो भी हम अपना फूड लेते हैं, फूड के टूटने से, डिसइंटीग्रेट होने से जो है जो हम एनर्जी प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। उस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। तो इसमें पूछा है कि श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से किसका विघटन नहीं होता है? तो फैट का हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा और प्रोटीन का हो जाएगा। लेकिन इसमें विटामिन्स का जो विघटन है वो नहीं होता है। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन? अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार करने के लिए जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। जो अपच का उपचार करने के लिए मेडिसिन्स ली जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एंटासिड कहा जाता है। एंटीबायोटिक किसे कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेडिसिन्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर जो है ली जाती हैं उन्हें कहा जाता है एंटीबायोटिक। एंटीसेप्टिक क्या होती हैं? तो एंटी इन्फेक्शन, यानी कि जब इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए जो मेडिसिन्स ली जाती हैं उनको कहा जाता है एंटीसेप्टिक। एनाल्जेसिक क्या होती हैं? तो पेन को कम करने के लिए जो मेडिसिन्स ली जाती हैं उन्हें कहा जाता है एनाल्जेसिक। तो याद रखिएगा एंटासिड जो है ये अपच का उपचार करने में ली जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर्स एयर पॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करता है। तो देखिए एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने का काम करते हैं लाइकेन। लाइकेन जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं, यानी कि वो बेनिफिशियरी कंडीशन में रहते हैं, उसे कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लाइकेन में कौन कौन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, तो देखिए एल्गी और फंजाई। एल्गी और फंजाई जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं लाइकेन्स में। अब देखिए फंजाई जो है ये क्या प्राप्त करते हैं एल्गी से, तो ये प्राप्त करते हैं फूड, क्योंकि एल्गी जो है अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, तो फंजाई जो है एल्गी से अपना फूड प्राप्त करते हैं, और जो एल्गी है ये फंजाई से शेल्टर प्राप्त करता है, रहने के लिए जगह प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा ये दोनों क्या है, शो करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लाइकेन्स के अंदर, और लाइकेन जो है ये एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने का काम करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा लाइकेन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सॉलिड ल्यूब्रिकेंट, निम्नलिखित में से कौन ठोस स्नेहक का उदाहरण है। तो ठोस स्नेहक का उदाहरण जो है एक तो ग्रेफाइट होता है और मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड और ग्रेफाइट जो है ये ठोस स्नेहक का एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड तो दिया नहीं है, ग्रेफाइट दिया है, तो आंसर यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए रूट, निम्नलिखित में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है। तो देखिए कैरेट और रेडिस ये दोनों क्या हैं, ये रूट के एग्जाम्पल हैं, यानी कि ये क्या है, एक रूट है। लेकिन पोटैटो जो है ये हालांकि अंडरग्राउंड रहता है, लेकिन ये रूट नहीं होता, ये स्टेम होता है। किसका एग्जाम्पल है, ये स्टेम का एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी पोटैटो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लैनेट मार्स इज ऑल्सो नोन एज द, मंगल ग्रह को किसके नाम से भी जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को यानी कि मार्स को जो है रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, तो वीनस को। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, वीनस को। मॉर्निंग स्टार कह लो या इवनिंग स्टार, दोनों किसे कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। सुबह का तारा और शाम का तारा, याद रखिएगा। और ब्लू प्लैनेट क्या है, तो ब्लू प्लैनेट हमारी अर्थ, पृथ्वी को जो है ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रेड प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है, मार्स को, यानी कि मंगल ग्रह को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल का सामान्य नाम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का ट्वाइस। CaOH का ट्वाइस जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, और ये जब ठोस अवस्था में होता है तो ये पाउडर के रूप में होता है, जिसे बुझा हुआ चूना, हाइड्रेटेड चूना या फिर स्लैक लाइम के नाम से जाना जाता है। जब इसको पानी में घोला जाता है तो इसे तब क्या कहा जाता है, इसका सामान्य नाम क्या है, तो चूने का पानी या फिर मिल्क ऑफ लाइम वाटर इसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है मिल्क ऑफ लाइम वाटर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंतर मंतर इन दिल्ली इज हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट फॉर, दिल्ली में जंतर मंतर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो जंतर मंतर है, जंतर मंतर का निर्माण जो है महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा जो है इनका निर्माण करवाया गया था। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, तो खगोलीय पिंडों की गति और स्थिति का अध्ययन करने में जो है ये मदद करते हैं जंतर मंतर। और दिल्ली के अलावा कहाँ कहाँ पर इनका निर्माण करवाया गया था, तो देखिए जयपुर में करवाया गया था, जयपुर में करवाया गया था, उज्जैन में करवाया गया था, उज्जैन में, मथुरा में, वाराणसी में और कहाँ पर, दिल्ली में। तो देखिए इन जगहों पर जो है जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा, महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा। किस लिए महत्वपूर्ण है, तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, खगोलीय वेधशालाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड रेफर्स टू, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक से तात्पर्य है।
तो देखिए फ्रेंड्स, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक ये क्या है, इससे क्या मतलब है? तो इससे मतलब है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्सर्जन मानक जो मोटर वाहनों से निकलने वाले वायु प्रदूषकों के स्तर को नियंत्रित करते हैं, उन्हें कहा जाता है भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड। तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वाहन प्रदूषण से, यानी कि व्हीक्यूलर पॉल्यूशन से। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, व्हीक्यूलर पॉल्यूशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टीटास्किंग सिस्टम स्पेसिफिकली रेफर्स टू। मल्टीटास्किंग सिस्टम विशेष रूप से संदर्भित करता है। तो मल्टीटास्किंग सिस्टम किसे कहा जाता है? जिसमें मोर देन वन प्रोसेस हो रही हो, यानी कि एक से अधिक प्रक्रियाएं एक ही साथ एक ही टाइम में हो रही हो, उसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग सिस्टम। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मोर देन वन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मरीन पार्क लोकेटेड। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं इन कच्छ, इन सुंदरबन, इन चिल्का लेक या फिर इन निकोबार आइलैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।